वालेकुम, मैं हूं आपका मेज़बान अदनान हैदर। अब से कुछ देर बाद पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म यूनाइटेड नेशन की जनरल असेंबली से खिताब करेंगे और जिसमें उनका फोकस ऑफ कोर्स पाकिस्तान में सैलाब की तबाहकारियाँ होगा, क्योंकि एक मोहतात अंदाजे के मुताबिक जो कि वर्ल्ड बैंक और यूएन का एक एस्टिमेटेड अंदाज़ा है, वो $30 अरब का पाकिस्तान को सैलाब की वजह से नुकसान हुआ है। सैलाब की तबाहकारियाँ और उसके बाद मानसून की बारिशों का जो लंबा सिलसिला जारी रहा, उसने वसी पैमाने पर पाकिस्तान में ना सिर्फ फसलों को नुकसान पहुंचाया, लाइफ स्टॉक को नुकसान पहुंचाया, बल्कि कोई 4 लाख से ज़ायद घर जो हैं वो बिल्कुल सफ़े हस्ती से मिट गए हैं। 1 मिलियन से ज़्यादा जानवर जो हैं वो भी सैलाब की नज़र हो गए हैं। तो ये बड़ा एक फ़िक्रा लम्हा फ़िक्रिया इस वक्त हम सब के लिए, बल्कि पूरी पूरी दुनिया के लिए, क्योंकि बार बार प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान इस बात की तरफ तवज्जो दिला रहे हैं हर एक की कि क्लाइमेट चेंज की वजह से जो इम्पैक्ट पाकिस्तान पे पड़ा है, उसका खमियाजा भुगतना जो है वो तकरीबन नामुमकिन है। लेकिन अफसोसनाक बात यह है कि पाकिस्तान जो कि सबसे ज़्यादा मुतासर है क्लाइमेट चेंज की वजह से, और पाकिस्तान का एग्रीकल्चर पिछले 10 सालों से मुसलसल क्लाइमेट चेंज की नज़र हो रहा है, मगर क्लाइमेट चेंज पर पाकिस्तान में रत्ती बराबर काम भी नहीं हो रहा। जब हम एकेडमिक की बात करते हैं तो पाकिस्तान में कोई एक भी यूनिवर्सिटी ऐसी नहीं जहाँ क्लाइमेट चेंज में आपको कोई डिग्री कराई जाती हो, या क्लाइमेट चेंज में कोई रिसर्च होती हो, या कहीं आपको उस पर थीसिस कराया जाता। तो एक बहुत ज़्यादा अफसोसनाक पहलू है ये। हम ज़लज़लों से गुज़रे, हम सैलाब से गुज़रे, हम रेन का जो एक अनसडन अननेचुरल पैटर्न था, हम उसको भी फेस करते रहे, और हम ये फोकस करते रहे कि हमारी इकॉनमी जो है वो फ़लाँ सियासतदान की वजह से ख़राब हुई, फ़लाँ पॉलिटिकल पार्टी की वजह से ख़राब हुई। वहाँ उनका कहीं ना कहीं ये रोल ज़रूर था, लेकिन जो बड़ा फैक्टर था जिसको हम क्लाइमेट चेंज से अब जोड़ रहे हैं, उस पर पिछले 2 दहाइयों में किसी ने भी काम नहीं किया। तो हम इस पर भी हम बात करेंगे। सैलाब के जो मुतासरीन हैं उनको अभी तक किसी तरह की कोई इमदाद नहीं पहुँची। जब मैंने लास्ट संडे को अपना शो किया था तो उस वक्त तक फ़ॉरेन ऑफिस ने कहा था कि 110 गैर मुल्की जहाज़ इमदाद लेके पाकिस्तान पहुँचे हैं, लेकिन अलखिदमत के जो हमारे साथ नुमाइंदे मौजूद थे, उन्होंने बताया कि पूरे पाकिस्तान में अलखिदमत काम कर रही है, और पूरे पाकिस्तान में कहीं भी किसी भी शख्स को पाकिस्तान के उन इमदादी जहाज़ों से सामान नहीं मिला। तो वो लोग जो सैलाब से मुतासर हुए, वो लोग जिनका घर बार डूब गया, उनको कोई भी सैलाबी इमदाद नहीं मिल पा रही। तो ये जो सैलाबी इमदाद आ रही है उन तक कैसे पहुँचेगी, इस पर भी बात करेंगे। इमरान खान साहब को माफ़ी मिल गई, लेकिन इमरान खान साहब पुरज़्म हैं दोबारा से लॉन्ग मार्च और एहतजाज के लिए। उसमें किस हद तक वो कामयाब हो पाएंगे और मुल्क की इकॉनमी संभल पाएगी या नहीं, सारी सूरत हाल में इस पर बात करने के लिए मुझे ज्वाइन किया सीनियर साहब जनाब अमीर अब्बास साहब ने। अमीर साहब बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। अमेरिका से हमारे साथ साजिद तारर साहब मौजूद हैं। साजिद साहब बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। अली हसन मुमताज़ साहब हमें कुछ ही देर में ज्वाइन करेंगे, उनका भी बहुत शुक्रिया। तो सबसे पहले मैं साजिद तारर साहब आपकी जानिब जाऊँगा। सर, सैलाब की वजह से पाकिस्तान को शदीद नुकसान हुआ है, और अच्छी बात यह है कि दुनिया भर के मालिक जो हैं वो इस वक्त पाकिस्तान की हिमायत भी कर रहे हैं। पाकिस्तान में जो क्लाइमेट चेंज की वजह से तबाही हुई है उस पर भी बात कर रहे हैं, पाकिस्तान को माली मावनत की भी बात कर रहे हैं। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि जो रिहेबिलिटेशन का एक लंबा प्रोसेस है, इसको हल करने में आलमी बरादरी क्या रोल प्ले कर सकती है सर? देखिए, सबसे पहले तो मैं जाहिर है इस वक्त हम स्पीकिंग फ्रॉम वॉशिंगटन डीसी, तो यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के मैं इस इजलास की बात करना चाहूंगा जी। उनके 5 पॉइंट है, 5 में से जो 3 पॉइंट है वो पाकिस्तान रिलेटेड है। देखें, जो एक तो इस वक्त सबसे बड़ा एजेंडा जो है वो तो यूक्रेन का है, और जाहिर है कि अमेरिका वांट्स टू रशिया के हवाले से और चाइना के हवाले से उसको डिस्कस किया जा रहा है। दूसरा पॉइंट उनका जो डिस्कस किया जा रहा है वो महंगी फूड है, इन्फ्लेशन इन फूड, पोलराइजिंग एनर्जी, और उसके बाद आखिरी जो पॉइंट है वो ग्लोबल वार्मिंग। अब पाकिस्तान जो है वो फूड प्राइसेस, एनर्जी क्राइसिस और ग्लोबल वार्मिंग, ये तीनों पॉइंट पाकिस्तान रिलेटेड। शहबाज शरीफ साहब वो बिल भी रहे हैं इस वक्त, तो है उनसे सैलाब के बारे में किए जा रहे हैं। यूनाइटेड नेशंस ने 160 मिलियन के लिए प्लानिंग भी कर रहे हैं। लेकिन मैं यहाँ पे ये जरूर कहूंगा कि इस वक्त दुनिया का जो मेन मुद्दा है वो यूक्रेन है, और उसके पीछे जाया जा रहा है। लोग हमारे सैलाब को देख तो रहे और करना भी चाहते हैं, लेकिन उसमें बिल्कुल सही है। मैं शायद में आपकी वीडियो का थोड़ा प्रॉब्लम है, ऐसा इसको ठीक करेगा। अमीर अब्बास साहब, ओवर टू यू सर। यूएन के एजेंडे में कहीं ना कहीं जो पॉइंट्स हैं वो पाकिस्तान को सपोर्ट करते हुए दिखाई देते हैं, पर क्या इस मरतबा पाकिस्तान जो अटेंशन ले पा रहा है उसका कोई पॉजिटिव रिजल्ट भी पाकिस्तान को मिलेगा, या हम ये डूबे हुए लोग दिखाते रहेंगे, मरे हुए जानवर दिखाते रहेंगे, उजड़े हुए घर दिखाते रहेंगे, बहते हुए सरो सामान दिखाते रहेंगे सर, और सिंपैथीज बस लेते रहेंगे? अदनान साहब,
ये लानत भेजे जरा आप यूनाइटेड नेशंस पे। पहले जरा इधर सुन ले इधर क्या हो रहा है। अच्छा सर, जो आप अपने इब्तदाइये में फरमा रहे थे कि पाकिस्तान में कोई तहकीक नहीं है क्लाइमेट के ऊपर और कोई रिसर्च नहीं हो रही। अब सुने जरा इस मुल्क में क्या हो रहा है। यूनाइटेड नेशंस को बार बार आप चुलते आते हैं कि यूनाइटेड नेशंस आके मदद करे। ठेका लिया उन्होंने यूनाइटेड नेशंस ने आपका, ये दुनिया के तरक्की याफ्ता ममालिक ने ठेका लिया उन्होंने आपका। उनके पास अपने करने के कोई काम नहीं है। 2020 में एक MOU साइन हुआ था जब प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब थे चाइनीज प्रीमियर के साथ, अपने काउंटर पार्ट के साथ चीन में जी, पाकिस्तान में अर्थ साइंसेस के ऊपर एक स्टेट ऑफ द आर्ट वर्ल्ड क्लास एक्सीलेंस सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनना था। यहां इस्लामाबाद कायदे आजम यूनिवर्सिटी में 10 अरब रुपए उस पर लागत आनी थी। चीन ने हुकूमत पाकिस्तान को कहा कि इस 10 अरब रुपए में से सिर्फ 2 अरब रुपए आप खर्च कर लो, 20%, बाकी 8 अरब रुपए हम देंगे आपको, चाइना देगा। पिछले 1.5 साल से चाइना का टॉप नॉच प्रोफेसर जो अर्थ साइंसेस पर काम करता है, तहकीक करता है, वो 8 अरब रुपए लेकर यहां इस्लामाबाद में दर दर ठोकरे खा रहा है, धक्के खा रहा है। जो हुकूमत पाकिस्तान ने कायदे आज़म यूनिवर्सिटी में अर्थ सेंटर के लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना था, वो इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं बन सका आपसे 2 अरब रुपए का। वो 8 अरब रुपए का इक्विपमेंट देने को आपको तैयार थे। उसमें क्या होना था सुने जरा। ये जिस सैलाब की वजह से आप आज डूबे 3.5 करोड़ लोग, इस सैलाब पर तहकीक होनी थी, उस पर ग्लेशियर्स पर तहकीक होनी थी, क्लाइमेट चेंज पर तहकीक होनी थी, मिनरल्स पर तहकीक होनी थी, जितने जुज़्व हैं अर्थ साइंसेस के उन पर तहकीक होनी थी। दुनिया से 200 साइंटिस्ट ने आकर यहां पर काम करना था। उन 200 साइंटिस्ट में से 100 पाकिस्तानी साइंटिस्ट होने थे और 100 पूरी दुनिया से अर्थ साइंसेस के साइंटिस्ट ने आना था। आपसे एक बिल्डिंग नहीं बन सकी 2 अरब की, वो 8 अरब रुपया, वो लोन नहीं था, वो आपको इमदाद थी कि रख लो भाई, कुछ कर लो नकम्मो, कुछ बना लो सही, तुमने हट हरामी करनी है सारी जिंदगी। और जब डूबोगे फिर हमारे पास आ जाओगे कि हमें पैसे दो, पैसे दो। क्यों दे भाई वो पैसे आपको? आप डूबे, आपको डूबना चाहिए था, आपको हर साल डूबना चाहिए था। और खुदा करे कि इस सैलाब का की सतह जो है वो इस्लामाबाद के प्राइम मिनिस्टर हाउस तक आए। ये भी डूबे 500 फुट गहरा, 7 कैबिनेट सेक्रेटरी भी डूबे, 7 प्रेसिडेंट हाउस भी डूबे, सुप्रीम कोर्ट भी डूबे इस मुल्क की। लेकिन फर्क फिर भी नहीं पड़ना क्योंकि इनके तो असासे बाहर है, ये तो उड़ेंगे या फिर फील्ड जाके बैठ जाएंगे बाहर लंदन में। यार क्या यूनाइटेड नेशन से हम पैसे मांगते हैं, कभी हम कहते हैं फलाना मुल्क, हम आज फिर प्राइम मिनिस्टर वहां पैसे मांग रहे हैं। क्यों भाई पैसे दे वो आपको? आप कख का काम नहीं करते, कोई प्लानिंग आप नहीं करते। 2 डैम्स के बाद आपने पिछले 60 साल में कोई डैम नहीं बनाया, नई नहरें आप नहीं खोद रहे, झीलें आप नहीं बना रहे, डूबते आप अपनी हरकतों की वजह से। ये जो सवात के अंदर जो हनीमून होटल के नाम से कोई होटल जो डूबा है, वो यूनाइटेड नेशंस वहां पे उसकी संगे बुनियाद रखकर गई थी। वो मुराद अमेरिका ने कोई कॉन्पटी पर रख के कहा था कि इसको बनाओ दरिया सईद साहब ने एनओसी दे दिया था उसका। जब डूब गया तो फिर मारो छितर, इनको छितर मारो जो यहां बैठे हुए। चले गए यूनाइटेड नेशंस पैसे नहीं दे रहा फलाना, क्यों पैसे दे भाई आपको? ये मैं कहता हूं यूनाइटेड नेशंस को एक करारदाद मंजूर करनी चाहिए कि आइंदा हम सारी दुनिया को पैसे देंगे, इस बदबख्त कौम को पैसा नहीं देंगे हम। इसके हुक्मरानों को हम ठुटे मारेंगे अगर ये हमारे पास आएंगे पैसा मांगने के। अच्छा ये तो एक इनको पैसा हम नहीं देंगे। सर ये पहलू आपका बिल्कुल बजा है आमिर भाई, लेकिन एक पहलू ये भी है, तस्वीर का एक रुख ये है कि ये जो रेन पैटर्न बदला है पाकिस्तान में, जो ग्लोबल वार्मिंग की वजह से टेम्परेचर अननेचुरल हुआ है, ये जो ग्लेशियर पिघला है, जो सैलाब अभी आया है, दिस इज टोटली ड्यू टू क्लाइमेट चेंज। के देखें ना, वाटर ट्रेन्स आ रहे हैं डीजी खान वाले, बलूचिस्तान में सैलाब आ रहा है, सिंध से हट के सैलाब आ रहा है। तो ये सारा कुछ तो क्लाइमेट चेंज की वजह से, और वर्ल्ड में ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज जो है वो G20 कंट्रीज की वजह से आता है। उनका 80% कंट्रीब्यूशन है, पाकिस्तान का तो ग्लोबल वार्मिंग में कंट्रीब्यूशन ही 0.0 समथिंग % है सर। देखिए ये आप बात कर रहे हैं फैक्चुअली किताबी बात, इसमें कोई शक नहीं है कि ग्लोबल वार्मिंग में जो उनका कंट्रीब्यूशन है, लेकिन आप ये देखें कि अगर उन्होंने कंट्रीब्यूट किया, आज वहां काम कितना हो रहा है। वो डीजल और पेट्रोल व्हीकल्स को बैन कर रहे हैं,
ये तारण साहब आपके साथ है, यूरोप के अंदर शदीद कानून साजी शुरू हो चुकी है। पेरिस से लेकर लंदन तक उन्होंने टाइम बार कर दिया है कि अगले कहीं पे 5 साल में, कहीं 10 साल में सिर्फ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स एंटर हो सकेंगे शहरों के अंदर। वो और कानून साजी कर रहे हैं। वो अगर उन्होंने इसका बेड़ा गर्क किया तो वो काम भी तो कर रहे हैं ना कुछ। लेकिन अपने मेरा मुल्क में सवाल सर, ये है कि हमने क्या सर लेकिन किया अपने है? मुल्क में हमें नजर नहीं आ रहा था कि सब कुछ हो रहा है। लेकिन अपने मुल्क ये अलमिया है वैसे इस मुल्क के अंदर। नाजरीन, पाकिस्तान 2025 में पानी का मुतासर तरीन मुल्क होगा और इस पूरे पाकिस्तान के अंदर सिर्फ 3 जगहों पे वाटर रिसोर्स में इंजीनियरिंग होता है और वो भी मास्टर्स में। कोई बैचलर की डिग्री नहीं है इसमें, कोई एकेडमिक तो है ही नहीं, रिसर्च है ही नहीं। वेरी राइट विद अमीर अब्बास साहब। मैं ज़रा आपकी तरफ आऊँगा तारल साहब, क्योंकि आपकी मौजूदगी का हम फ़ायदा उठाएं, स्पेशली UNG में जो प्राइम मिनिस्टर का खिताब है, एक्सपेक्टेड क्या है कि किस पर फोकस होगा? क्योंकि हम तो आदी हो चुके कि इमरान खान साहब का शलवार कमीज़ में वो जो खिताब था, उनका जो बॉडी लैंग्वेज था, उनकी जो पर्सनैलिटी थी, वो जो उनकी खूबसूरती थी, वो जो उनका एक स्टाइल था, तो क्या हम आप आज शहबाज शरीफ साहब को भी उसी स्टाइल में देखेंगे? क्योंकि पाकिस्तानी अवाम तो स्टाइल को बहुत पसंद करती है सर। नहीं, यूनाइटेड नेशंस में देखें, एक तो यहाँ पे उन्होंने एक तस्वीरी नुमाइश बार लगा रखी है कि सैलाब ज़दगान की तस्वीरें लगा रखी हैं, लेकिन साथ ही बार PTI के लोग उनके खिलाफ नारे भी लगा रहे हैं। और शहबाज शरीफ साहब किसी की लिखती तकरीर पढ़ जाएंगे सैलाब के बारे में, उसके अगर जाती तौर पे बताया जाए तो दुनिया सब जानती है कि पाकिस्तान में क्या हुआ है। देखें ना, एंजेलिना जूली चली गई वहां पे, अर्तुगरुल गाजी की सारी कास्ट वहां चली गई। अफसोस इस बात का है कि दुनिया सब देख रही है, पाकिस्तानियों को नहीं देख। देखिए दुनिया तो, और दूसरा मैं बताना ये चाह रहा था कि जिस तरीके से आप चाहते हैं डॉलरों की बारिश, उतनी अब होगी नहीं, क्योंकि इस वक्त यूक्रेन का मसला है, सप्लाई चेन अभी तक रिस्टोर नहीं हुआ है और दुनिया की अपनी इकॉनमी स्लगिश है। और तीसरी आखिरी बात मैं ये कहूंगा कि आपके तरफ पैसे जाएंगे, इंडिया से होके आएंगे। इंडिया की इतनी लॉबी स्ट्रॉन्ग है, हर जगह पे एक बैरियर है, आपको वो बैरियर क्रॉस करना पड़ेगा। वो बैरियर किस तरह क्रॉस करेंगे? अब मैं आपकी बात से एग्री करता हूं कि ग्लोबल वार्मिंग तो होगी ना जी, लेकिन पॉलिटिकल वार्मिंग का क्या है आपके हालात? आपकी इकोनॉमी की वार्मिंग के हालात क्या है? सैलाब से तो आपको अभी आया है, बैंकरप्सी डिफॉल्ट पे तो आप पहले ही बैठे। सर दो चीजें तारा साहब छोड़ के जा रहा हूं। ब्रेक का कहा जा रहा है, एक इंडिया वाली शर्त जो जिसका तस्करा आपने किया वो किस हद तक जरूरी है, और जो पॉलिटिकल वार्मिंग का आपने लफ्ज यूज किया है, इस पे अमीर अब्बास ही कमेंट करेंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद नाज़रीन। वेलकम बैक। अली मुमताज़ साहब, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। सर आपसे शुरू करना चाहूँगा, ये बताइएगा कि शहबाज शरीफ साहब UN जनरल असम्बली में खिताब के लिए गए तो बहुत सारी उनकी आलमी रहनुमाओं से मुलाकातें हुई, उससे पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? और जो सैलाब मुतासरा लोग हैं जिनके लिए वो इमदाद इकट्ठी कर रहे हैं और पैसे भी मुख्तलिफ मुल्कों से मांग रहे हैं, क्या उनको रिलीफ मिल पाएगा? क्योंकि अभी तक जो सूरत हाल है, जो मीडिया रिपोर्ट्स कर रहा है, जो लोकल रिपोर्टर वहाँ से रिपोर्ट कर रहे हैं, तो उनकी हालत ज़ार में तो कोई फ़र्क नहीं पड़ा सर। फाइल पर आप कॉल करें, आप मैसेज सुनने को मिलता है जब पता फोन उठाता है और उसमें कहा जाता है कि जी प्राइम मिनिस्टर के रिलीफ फंड में आप भले 10 रुपए जमा करवाते हैं, आप जमा, तो लोग वो भी नहीं करवाते क्योंकि ट्रस्ट डेफिसिट है। अच्छा अमीर अब्बास साहब, ये जो जिस पॉलिटिकल वार्मिंग की बात कर रहे थे तारल साहब, ज़रा उस पर भी कमेंट कीजिएगा। सर हम बड़ी एक जानदार कौम है, मुझे तो मतलब आप तीनों मेरे लिए बड़े मौज़िज़ हैं, तो मैं आपको याद कराना चाहूँगा। आप कह रहे हैं इमदाद नहीं होगी, पैसा नहीं होगा। हम तो वो लोग हैं कि हमने कर्ज उतारो, मुल्क सवारों में करोड़ों रुपए दे दिए थे सर। हम तो वो लोग हैं, जब जल्जला आया था तो ट्रेनें इमदाद की भर के हमने इस्लामाबाद तक पहुँचाई थी पूरे पाकिस्तान से। तो इस दफ़ा इतनी नाउमीदी क्यों है सर तीनों मौजूद मेहमानों को? अमीर साहब देखिए, पहले तो तारड़ साहब चूँकि मौजूद हैं तो मैं तारड़ साहब की मौजूदगी से फ़ायदा उठाते हुए, अमेरिका में एक दरिया है कोलोराडो रिवर, जैसे हमारे यहाँ दरिया सिंध तबाही बर्पा करता है, कभी चिनाब करता है, कभी झेलुम करता है, इसी तरह कोलोराडो रिवर सेकेंड वर्ल्ड वॉर तक तबाही बर्पा करता था। कभी इतना खुश्क हो जाता था कि लोग पैदल क्रॉस करते थे और वो कहत साली ले आता था। कभी इतना सैलाब आता था कि 7 अमरीकी रियासतें उसमें बह जाती थी। बिल्कुल हमारी वाली हालत थी। फिर एक वहाँ पे एक इंसान का पुत्र आया
उस इंसान के पुत्र का नाम था हर्बर्ट हूवर। कौम ने उसको अपना सदर बनाया। उसने इन 7 रियासतों को जो लड़ती थी उस एक दरिया के ऊपर कि हम इसका पानी रोकें ना रोकें, क्या कर रहे हैं, ये हमारी लाश से गुजर के बनेगा, वो भी ऐसी नॉनसेंस बातें करती थी जैसे हम कालाबाग डैम पे करते हैं, ये हमारी लाश से गुजर के बनेगा, ये मुर्दा घोड़ा, ये फलाना ढिमकाना। उसने फिर हंटर उठाया, उन 7 रियासतों की ठुकाई की, उनको बिठाया कि तुम दुनिया में सुपर पावर बनने के ख्वाब देख रहे हो, तुमसे एक दरिया नहीं काबू आ रहा। उसने फिर वहां एक डैम बनाया 1940s में। आज वो डैम अदनान हैदर साहब सेकंड करेंगे मुझे, साजिद तारड़ साहब, वो दुनिया में इंजीनियरिंग मिरेकल्स में है, वो मोजज़ात में है इंसानी। जो टूरिस्ट जाते हैं नेवाडा में या एरिज़ोना में, वो उसको देखे बगैर वापस नहीं आते, उसकी ज़ियारत किए बगैर वापस नहीं आते। वहां वो आपको बताते हैं कि हम इस दरिया की वजह से डूबा करते थे या भूखा मरा करते थे। फिर ये आया था हमारा लीडर हर्बर्ट हूवर, कौम ने उस डैम का नाम उस अजीम लीडर के नाम पर रखा, आज उसको हूवर डैम कहा जाता है। ये तो पूरी पॉलिटिकल लीडरशिप का अलमिया है ना सर। क्या आपने नहीं देखा कि इमरान खान साहब डूबे हुए लोगों में जाकर जलसे कर रहे हैं सर? भाई लेट कर देते जलसे तो कौन से कयामत आ जानी थी। नहीं जी, अदनान म्यूजिक यार, कॉन्सर्ट आप हो क्या रहे हैं बात सर, कर रहे हैं जलसे। भाई? ये तो बात की बातें हैं ना यार, ये बात की बातें हैं यार। आप इश्यूज के ऊपर आए कि ये इन कुदरती आफात को हम रोक क्यों नहीं पाते? ये सब करते हैं। ये सेकंड इशू है यार, ये इशू नहीं है भाई। इशू ये है कि आपके पास वो विजनरी लीडरशिप क्यों नहीं आ रही जो इन कुदरती आफात के सामने बंद बांधे। अच्छा अमीर भाई आगे बढ़ना, पॉलिटिकल वार्मिंग पे कमेंट कर दे जल्दी से सर, वो रह गया था प्लीज जल्दी से अमीर भाई। यार पॉलिटिकल वार्मिंग यार, पॉलिटिकल वार्मिंग है भी जब तक पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी नहीं आएगी। तो एक आपने इस वक्त चूल्हे के ऊपर एक देगची रखी हुई है, उस देगची में पानी उबल रहा है, ऊपर जो ढकना रखा हुआ ढकना फड़फड़ा रहा है। जब तक आप चूल्हा नहीं बंद करेंगे पानी ठंडा नहीं होगा, वो ढकना नहीं टिकेगा। नजर आ रहा है कि पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है। एक ऑपोजिशन की बड़ी पार्टी है, बाकी हुकूमत पे बैठी हुई जमातें हैं। हुकूमत की ऑपोजिशन की पार्टी कह रही है इलेक्शन करवाएं। मुझे बताएं, इलेक्शन करवाने का मुतालबा आज मैं कह देता हूं, अली मुमताज साहब कह देते हैं जी कल इलेक्शन होना चाहिए पाकिस्तान में। क्या दुनिया की कोई कमजोर से कमजोर जमहूरी तारीफ भी इसको जुर्म कह सकती है? मेरा फ्रीडम ऑफ स्पीच है, राइट है ना। मैं आज कहता हूं यार इलेक्शन करवा दे मुल्क में, मुझे मारेंगे आप आगे से, मुझे आंसू गैस मारेंगे मेरे पे। बिल्कुल ठीक अगर एक है। ऑपोजिशन की पार्टी डिमांड कर रही है कि इलेक्शन करवाएं, व्हाट्स रॉन्ग इन दिस? बट दे आर नॉट अच्छा इन ठीक है, अपोजिशन, एक लम्हे के लिए रुकिएगा। अच्छा रुक गया यार भाई एक लम्हे के देखिए, अब मैं सैलाब पर आ जाता हूं, हम इस पोजीशन में नहीं, मैं उस पर सैलाब पे आ, मैं अब जरा जवाब लीजिएगा। अब जानबूझ के मेरा पारा छेड़खानी आप मेरे साथ कर रहे हैं। ऑपोजिशन कह रही है इलेक्शन करवाएं, हुकूमत कहती है हमने नहीं करवानी। नहीं क्या फिक्रा मतलब ठीक दोनों करें एक तरफ सर ये सर strings नहीं pull करके रखेंगे। आप फिक्रा एक ठीक win-win। करें, नहीं आप फिक्रा ठीक करें। एक विन-विन आप कहें कि खान साहब कह रहे हैं इलेक्शन कराओ, अपोजिशन नहीं कह रही। अपोजिशन राजा रियाज है। अब बी ए जर्नलिस्ट, बी ए जर्नलिस्ट, ये तो कमाल हो गया मेरा ख्याल है। ये वो जिसे कहते हैं ना टीप का बंद, वो टीप का बंद, ये तारड़ साहब समझते हैं टीप का बंद आपने कह दिया कि राजा रियाज ऑपोजिशन लीडर। बात ये है कि हुकूमत कहती है हमने नहीं करवाना, ऑपोजिशन कह रही हम इलेक्शन चाहते हैं। खान कह रहे हैं हम इलेक्शन चाहते हैं। बर्तानिया में यार जो यार इमरान भाई ऑपोजिशन की पार्टी इस वक्त, मुझे बताए 2 ऑपोजिशन पार्टियां इस वक्त सिर्फ सर वी आर सिटिंग इस्लामी है, वी आर सिटिंग इन अ सिस्टम ऑफ अ पार्लियामेंट ना। वहां एक अपोजिशन होती है, वहां एक गवर्नमेंट होती है। यूं तो अब हर पार्टी को अपोजिशन कहना शुरू कर देते हैं। बाहर जो होते हैं वो क्या है? टीएलपी को भी अपोजिशन कहें, जो बाहर आप जमात इस्लामी को भी अपोजिशन कहें। आप अजीब बात कर भाई। मैं ये कह रहा हूं, मैं तो नहीं कह रहा कि इमरान खान कह रहा है तो आप आज रात इलेक्शन करवा दें। मैं ये कह रहा हूं कि एक विन विन सिचुएशन निकाले ना। आपने डेडलॉक को तोड़ना है ना, आगे बढ़ना है। इमरान खान कहता है कि कल करवाएं, आप कह रहे भाई हम कल नहीं करवा सकते, हम 3 दिन के बाद करवा देंगे। बीच में परसों की तारीख निकल आएगी। यार विन विन सिचुएशन निकाले। उन्होंने जिद की हुई है, जिद कौन कर रहा है? जिद कर रही है हुकूमत के हमने नहीं करवाना। ब्रेक के बाद जरा हम इसी पे बात करेंगे। कबल इस वक्त खान साहब जो नए एहतजाज का प्लान कर रहे हैं, ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक। साजिद तारड़ साहब, पाकिस्तान के पास जो माशी मसाइल हैं वो इस सैलाब से पहले के हैं। अब सैलाब के बाद जो एक नुकसान हुआ है, तकरीबन अराउंड 60% पाकिस्तान सैलाब में डूबा हुआ है और सारा एग्रीकल्चर तकरीबन तबाह हो गया। तो इस सब में पाकिस्तान को माली इमदाद की कहीं ना कहीं ज़रूरत है। तो ये माशी मसाइल हल करने के लिए क्या लगता है आपको कि आलमी बरादरी किस हद तक साथ दे सकती है? आपका जो पिछले आंसर्स थे उसमें तो लग रहा था कि शायद पाकिस्तान को जो उम्मीदें हैं उसका 50% भी पाकिस्तान हासिल नहीं कर पाएगा। और जो पॉलिटिकल सिचुएशन है जरा उसको सामने रखते हैं, तो आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान के माशी मसाइल हल होने के काबिल हैं सर? देखिए, पाकिस्तान के माशी मसाइल जो है ना, वो इस वक्त जैसे मैंने आपको अर्ज किया है कि दुनिया का मेन फोकस इस वक्त जो वेस्टर्न सिविलाइजेशन है उसका फोकस यूक्रेन है। वो सारा देखिए, आपने अगले दिन देखा होगा एससीओ के अंदर भी सिर्फ एक मेजर डिस्कशन हुई है यूक्रेन के बारे में। दूसरा उसके बारे में वो फूड सप्लाई, फूड सेफ्टी है। तीसरा सप्लाई चेन है। अब सैलाब आपका आया है, सैलाब अपनी जगह पर है, लेकिन लोग जो हैं इस वक्त दुनिया मूड नहीं नजर आ रहा दुनिया का आपके ऊपर डॉलरों की बारिश करने का। इस वक्त यूनाइटेड नेशंस जो है वो 160 मिलियन के वो एक प्रोजेक्ट बनाकर बैठे हैं, लेकिन वो किस हद तक आगे कामयाब होंगे इसका कुछ पता नहीं है। आटे में नमक के बराबर। मैं सिर्फ एक आपसे सवाल ये करना चाहता हूं कि आप जब तक मुआशी तौर पर अपने आप को खुद अपने लिए कुछ करना नहीं पसंद करेंगे, दुनिया आपके लिए कुछ नहीं करेगी। आपको जब से अफगानिस्तान की वजह से डॉलरों की बारिशें पसंद है आपको, अब मेरे ख्याल में दुनिया में अब वो सकत नहीं रह चुकी कि डॉलरों की बारिश हो, ना वो करने के मूड में है। दुनिया की इकॉनमी वैसे ही स्लगिश है और उसमें मेरी नजर में जो आपका जो जिस तरह आपके अहदाफ हैं, जितनी आपकी तबाही हुई है और 10 साल इसमें प्रोजेक्शन है कि 10 साल लगेंगे, मुझे नहीं उम्मीद कि आपको दुनिया ज्यादा सपोर्ट कर पाएगी। दिस इज व्हाट माय ओपिनियन। और ये शहबाज शरीफ साहब की जो मुलाकातें हैं ये सिर्फ फोटो सेशन तक ही रहेंगी, इसका कोई इम्पैक्ट नहीं आएगा? नहीं, मेरे ख्याल में सिर्फ फोटो सेशन ही है, क्योंकि इस वक्त आप देखें कि शहबाज शरीफ साहब की इज्जत क्या होनी है, उनका मैंडेट कोई नहीं है। वो एक शायद सिग्नल प्रॉब्लम हुआ। मेरे ख्याल में अमीर अब्बास साहब, सर ओवर टू यू। अच्छा आ गए साजिद साहब। जी साजिद साहब प्लीज कंटिन्यू। मैं अर्ज ये कर रहा था कि पास मैंडेट मौजूद नहीं है। लोगों को पता है कि आप शहबाज शरीफ साहब की गवर्नमेंट जो है कितनी वीक है, लोगों को सब पता है। और दूसरा सबसे बड़ी बात यह है कि आपकी करप्शन की स्टोरियां तो पूरी दुनिया में मशहूर है। आप इस वक्त अगर देखा जाए तो अगर किसी में आप लंदन या न्यूयॉर्क में खड़े होकर पूछा जाए कि पाकिस्तान के बारे में सोचा जाए तो सबसे पहली चीज कौन सी नजर आती है? पहले आपका अफगानिस्तान है। अफगानिस्तान आप इस वक्त मेरे ख्याल में जब से अमेरिका वहां से निकला बेमानी हो चुका है। दूसरा उसके बाद आपकी करप्शन की स्टोरियां हैं, उसामा बिन लादेन का वहां से मिलना है। ये 4-5 चीजें हैं। आपके दुनिया मदद आपकी करे भी क्यों? मैं अमीर अब्बास साहब की बात से सेकंड करता हूं। आपने जब भी दुनिया से वसाइल हासिल किए हैं, उनसे दुबई और लंदन में प्रॉपर्टियां बनाई हैं, वो असल में मुझे ये बताएं, मैं अदनान हैदर साहब आपसे क्वेश्चन करना चाहता हूं। जो सैलाब ज़दगान के लिए ट्रक जाते हैं वो पहले लूट लिए जाते हैं। जलजले के लिए ट्रक जाते थे, वो 20 मील पहले मुतासरीन के पास पहुंचने से पहले ही लूट लिए जाते थे। अब उसमें यूनाइटेड नेशन या दुनिया क्या करेगी? बिल्कुल ठीक। अमीर अब्बास साहब जरा इसमें भी कमेंट कीजिएगा कि जो जहाज आ रहे हैं वो इमदाद लोगों तक नहीं पहुंच रही सर। और दूसरा पॉलिटिकल सवाल ये है कि इमरान खान साहब को अदालत से माफ़ी उन्होंने जो ली है, लोगों का मानना ये है, तज्जियाकार जो है हमारे सहाफ़ी दोस्त वो कहते हैं कि इमरान खान साहब फ़र्द जुर्म आयद होने वाले पॉइंट पे पहुंच चुके थे, तो वहाँ पहुँच की ताकि जुर्म से बच सकें, फ़र्द जुर्म से बच सकें। जी जाहिर बात है, वो अगर वो कंटेस्ट करते उसको, उनका राइट भी था बतौर मुलजिम, चूंकि वो मुलजिम थे अदालत की नज़र में। अगर वो कहते कि जी मैं कंटेस्ट करता हूँ इस चार्जशीट को, तो अदालत उनके ऊपर चार्जशीट फ्रेम कर देती और फिर उनको अपना दिफा करने का हक होता। फिर वो अपने आर्ग्यूमेंट्स देते कि मैंने ये नहीं कहा था, मैंने ये कहा था। फिर उनके वकील कई अदालती नज़ीरें लेकर आते, फैसले लेकर आते, एक लंबी बहस चलती, 5-7 दिन और मीडिया पर रौनक लगी रहती। उन्होंने एक अच्छा फैसला किया, उन्होंने माजरत कर ली अदालत से, इसमें कोई मुज़ाहिके वाली बात तो नहीं है। और ऐसे ही करना चाहिए मेरा ख्याल है। कोई भी हो उसको अदालत के सामने सरेंडर करना चाहिए अपने आप को। अदालत के साथ झगड़ना लड़ना ये हमें लाख शिकवे अपनी अदालतों से, अपने अदालती निज़ाम से। हम डसे हुए अपने अदालती निज़ाम से। इस मुल्क में रोज़ाना तारड़ साहब तो वकील हैं, इनका इलाका जराइम पेशा इलाका बन चुका हुआ है। कोई दिन नहीं गुजरता जब कत्ल नहीं होते, कोई दिन नहीं गुजरता जब ज़मीनों के झगड़े हैं 30-40 साल, 50-50 साल के, जिसके ऊपर लोग एक दूसरे के ऊपर अदालतों से इंसाफ नहीं मिलता, लोग खुद इंसाफ ले रहे हैं। हमें शिकवा है अपने निज़ाम से,
लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है कि मुझे कहीं कोई जज मिले और मैं उसको लम्बा पा के उसको मारना शुरू कर दूं। ये कोई हल तो नहीं है ना इस बात का। जो अरबाब इक़्तिदार लोग होते हैं उनका काम होता है कि वो सिस्टम को ठीक करें, वो फ्लॉज को ठीक करें। मेरे और आप जैसे लोग जो होते हैं शहरी, हम बिल्कुल ठीक सर, गुस्सा टाइम कर की सकते कमी है, हैं, हम वो गुस्सा इमदादी निकालेंगे, जहाज और फलां उनका जज, सामान फलां सर। जज। देखिए हमारे यहाँ चूंकि अदनान, जब भी ऐसा कोई क्राइसिस आता है ना तो उसमें मुख्तलिफ सोर्सेज होते हैं डोनेशन के, फंड रेजिंग के। एक होता है हुकूमत की तरफ से। हुकूमत में भी दो सोर्सेज होते हैं, एक फेडरल गवर्नमेंट करती है, दूसरा प्रोविंशियल गवर्नमेंट करती है। तीसरा सोर्स हमारे यहाँ होता है जो NGOs हैं पाकिस्तान के अंदर, जैसे अल खिदमत है, JDC है। और चौथा सोर्स ऑफ डोनेशन या फंडिंग होता है इंडिविजुअली लोग निकल पड़ते हैं खुद से ट्रक भर भर के। फिर एक सोर्स होता है इंटरनेशनली जो हमें पैसा मिलता है। तो ये सारा जो इमदाद है, हमारे यहाँ कोई सिस्टम नहीं है ऐसा जिसमें कोहेजन हो, जिसमें सिंक्रोनाइजेशन हो कि ये निज़ाम, एक निज़ाम के तहत ये सारा माल इकट्ठा हो और वो मुस्तकिल हो। अब मुझे मालूम हुआ कई मुतासरीन की तरफ से कि हमें 4 खैमे चाहिए थे और बाकी कुछ और चाहिए था। हमें 8 खैमे देके चले गए, रोटी है नहीं खाने को। भाई जिनको खैमों की जरूरत नहीं है और उनको खैमे क्यों पहुंचा रहे? दिस इज द प्रॉब्लम। बिल्कुल ठीक है, लेकिन जिनके पास रोटी वाफिर है उनको खैमा चाहिए, उनको खैमा पहुंचाओ। तो ये एक कोहेजन नहीं है हमारे सिस्टम के अंदर। बिल्कुल ठीक है। अली मुमताज साहब, ओवर टू यू। खान साहब कहते हैं कि आपकी बार एहतजाज और धरना होगा तो जो 25 मई में जो हुआ था वो दोबारा से नहीं दोहराया जाएगा सर? किसकी तरफ से नहीं दोहराया जाएगा? वफाकी हुकूमत की तरफ से, राना सनाउल्लाह साहब की तरफ से और उनके शहबाज शरीफ साहब के दीगर जो मुशीरान हैं, जो फौज है, उनकी तरफ से, या इमरान खान साहब की तरफ से? इमरान खान साहब तो इस दफा जब निकलेंगे तो भरपूर तैयारी से निकलेंगे, बिकॉज ये उनका आखिरी मौका होगा, आखिरी रोल ऑफ द डाइस होगा, डू और डाई सिचुएशन होगी। अगर इस दफा वो नाकाम होंगे तो फिर इलेक्शन अगले साल अक्टूबर नवंबर से पहले तो भूल ही जाए, वो उससे पहले तो मुमकिन ही नहीं होगा। तो इमरान खान साहब भरपूर तैयारी से निकलेंगे, और इमरान खान साहब जब तैयारी से निकलेंगे तो उसमें यह भी शामिल होगा कि उनको बहुत अच्छी तरह से मालूम है कि ज्यादा दिन तक ये मामला सस्टेन नहीं वो कर पाएंगे, तो उनको जाकर वहां पर पहले से ही एक प्रीएम्प्टिव तैयारी से जाकर जाना होगा वहां पर, तब जाके शायद हो सकता है कि कोई उनके फायदे की बात हो रही हो। और खान साहब इसके लॉन्ग मार्च की कॉल को डिले भी इसी वजह से कर रहे हैं कि एक थ्रेट है, एक प्रेशर है जो वो बिल्ड करते चले जा रहे हैं, और वो तभी निकलेंगे। और अगर निकल गए और निकलने के बाद फिर वापस देयर इज नो लुकिंग बैक। तो ये वो सूरत हाल है जो इमरान खान साहब जिसका सामना कर रहे हैं। बाकी वफाकी हुकूमत की तरफ से तो देखिए, उनकी तरफ से वो डिटाई है, उन्होंने तो अपने इक़्तिदार को नहीं छोड़ना, वो अपने इक़्तिदार से वो चिमटे हुए हैं और उनको तस्वीरें खिंचवाने का शौक है। अभी तस्वीरों की जो बात हो रही थी, अभी मैं कुछ देर पहले आप जब गुफ्तगू कर रहे थे तारड़ साहब से और अमीर अब्बास साहब से, मैं देख रहा था कि मिफ्ता इस्माइल साहब ने भी अपनी एक तस्वीर जारी की है कि वो वहां पर मौजूद हैं और पीछे शहबाज शरीफ साहब बैठे हैं और अपनी तकरीर की वो तैयारी कर रहे हैं। तो ये वो माइंडसेट है, ये वो सोच है, बस अपना इक़्तिदार है, उसको लेकर चलना है, ये शान शौकत है, ये ठाट बाट है, ये प्रोटोकॉल्स हैं। और वहां पर जाके जब दुनिया से, वर्ल्ड लीडर से शहबाज शरीफ साहब की बतौर वज़ीर आज़म पाकिस्तान मुलाकात हुई है, तो वो तो सारा मंजर देख के उनके लिए तो ये उनका सारा कुछ ही है, ये उनकी जमा पूंजी ये है। और वो तो उसको देख करके क्या कमाल का मुझे वहां पर लोगों से मिलने मिलाने का मौका मिल रहा है, तो वो तो आप बिल्कुल ही नहीं छोड़ेंगे। उनको बड़ा मजा आ रहा है, क्योंकि पहले तो अब उनको नजर भी आ रहा है कि मैं जब चीफ मिनिस्टर था तो मैं तो ज्यादा ये कह देता था कि हमारी चाइना के साथ दोस्ती जो है, या चाइना चला जाता था कि चाइना के साथ दोस्ती हिमालय से ऊंची है और शहद से भी ज्यादा मीठी है और समंदर से गहरी है। इसके अलावा और मैं क्या करता था। लेकिन अब बतौर प्राइम मिनिस्टर जा रहा हूँ, जाके क्वीन के फ्यूनरल पे गया हूँ, दीगर और तकरीबात पे जा रहा हूँ, वहाँ पे वर्ल्ड लीडर से मुलाकात। आखिरी 3 मिनट तीनों के लिए 1-1 मिनट है। साजिद तारड़ साहब, सर ये बताइएगा कि दुनिया क्या इमरान खान साहब पे बतौर वजीर आजम ट्रस्ट करती थी जो एज कम्पेयर टू शहबाज शरीफ सर? देखिए, इसमें ये क्वेश्चन बल्कि मैं आपसे पूछूंगा, हर पाकिस्तानी से पूछना चाहता हूं, 3.5 साल में क्या उनकी गवर्नेंस ठीक थी? मेरे ख्याल में तो खान साहब ने अपने आप को आइसोलेट किया। उन्होंने ना अमेरिका के साथ रिलेशनशिप, सीपैक बंद, उसके बाद भारत के साथ, और किस मुल्क के साथ खान साहब के अच्छे रिलेशनशिप थे, ये मेरा क्वेश्चन मार्क है। खान साहब ने मेरे ख्याल में जितना पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी को डैमेज किया है, इतना किसी ने रिसेंट मेरे पिछले 20 सालों में किसी ने नहीं किया होगा। लेकिन इसमें यह है कि इस वक्त मूड पाकिस्तान का यह है कि उनके 3.5 साल की उस्मान बुज़दार का मेरिट तो कोई पूछते ही नहीं ना उनसे। ये तो लोग समझते हैं कि वो गलती कर ही नहीं सकते, और मैं ये समझता हूं अमेरिका के अंदर के हमेशा एडमिशन से करेक्शन ठीक होती है, अपनी गलतियां माननी चाहिए। लेकिन ये देखें कि वो, मेरा मकसद, मेरी नजर में तो खान साहब के बारे में जो ओपिनियन लोगों की है, आप देख ही लें जिस तरीके से मरासले का स्कैंडल इस वक्त चल रहा है, जिस तरीके से आपका सीपैक बंद पड़ा है। देखिए, उनके दौर में मुराद सईद साहब, जुल्फी बुखारी साहब 3.5 साल चाइना गए नहीं है, उनके वीजे बंद पड़े थे।
आप खुद डिसाइड कर लें कि किस किस्म की फॉरेन पॉलिसी थी उनकी। आप खुद देखें, ऐसे दौर में रशिया चले गए जिस दिन जंग शुरू हो रही, बिल्कुल ठीक है। देखें तो सही उन्होंने फॉरेन पॉलिसी के साथ क्या किया। तो रिप्यूट तो फॉरेन पॉलिसी बेस्ड होती है ना, तो दुनिया कैसे एतबार करेगी। और दूसरा एक और आखिरी इसमें मैं पॉइंट ऐड ये करूंगा कि आपके 75 साल की स्टोरियां हैं। एक प्राइम मिनिस्टर जो है वो उसको तो बहुत इज नॉट सफिशिएंट टू बिल्ड एन ओपिनियन। आपके 75 साल की करप्शन की स्टोरियां हैं यहाँ पे दुनिया। वक्त लगेगा इसको मेरे ठीक ख्याल होने में में। अमीर अब्बास साहब कंक्लूडिंग रिमार्क सर। अमीर अब्बास साहब देखिए, इमरान खान साहब के फॉरेन सर अदनान लाइन शायद ड्रॉप हो गई आपकी। नहीं, इमरान खान साहब के जो जी बोलिए फ्रंट के ऊपर कुछ कामयाबियां भी हैं और कुछ नाकामियां भी हैं। मसलन इमरान खान ने अपने 3.5 साल में एक भी यूरोपियन मुल्क का दौरा नहीं किया, किसी एक यूरोपियन मुल्क का भी। बरतानिया जैसे मुल्क में नहीं गया। फ्रांस, जर्मनी जो कि बरतानिया के EU से निकलने के बाद दो बड़ी ताकतें हैं, उन्होंने फ्रांस जर्मनी का दौरा नहीं किया। इसी तरह से कुछ और भी उनके खामियां गिनवाई जा सकती हैं, लेकिन कुछ उनकी स्ट्रेंथ्स भी रही हैं। जैसे उन्होंने पाकिस्तान का इमेज पोर्ट्रे करने की बाहर कोशिश की। उन्होंने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से जो इस्लामोफोबिया है उसके ऊपर उन्होंने बड़ा ज़बरदस्त काम किया। उन्होंने बड़ी ज़बरदस्त आवाज़ उठाई यूनाइटेड नेशंस के फोरम तक। सो मेरा ख्याल है प्लसेस माइनसेस दोनों उनकी हमें नजर आते हैं। बिल्कुल सर, एक कमेंट जल्दी से कीजिएगा। खान साहब दोबारा इस्लामाबाद का रुख कर रहे हैं। अच्छा, कॉल ड्रॉप होगा। अली मुमताज साहब, क्या इमरान खान साहब 25 मई को जब आए थे तो वो तैयारी नहीं थी जिस तैयारी का आप वो तज़किरा कर रहे हैं, और आप कह रहे हैं कि लास्ट चांस है, तो क्या वाकई लास्ट चांस है खान साहब के लिए? पंजाब में उनकी हुकूमत तब नहीं थी और पंजाब से तो कोई जा ही नहीं सका। वहीं पर ज्यादा रावी के पुल तक महदूद रहे और उसके बाद और तो कुछ हुआ नहीं। फिर शाम को लिबर्टी पर लोगों ने एहतजाज कर लिया, नारेबाजी कर ली, हल्की फुल्की शेलिंग हो गई। अब तो देखें, पंजाब में भी गवर्नमेंट है, KPK में भी गवर्नमेंट है, तो पंजाब से भी स्ट्रेंथ में लोग जाएंगे और KPK जाएंगे, लेकिन बात फिर आखिर में आके वहीं पर रुकती है। इमरान खान साहब को जाकर वहां पर जो है ना वो T20 या T10 खेलना पड़ेगा। अगर वो टेस्ट मैच के चक्रों में जाएंगे तो फिर उनका एहतजाज फ्लॉप होगा और गवर्नमेंट जो है वो ये कासाब की जंग होगी। गवर्नमेंट देखेगी कि कब तक वहां पर लोग टेक सकते हैं। बिल्कुल सही। बहुत शुक्रिया मेरे तीनों मौजूद मेहमानों का। नाज़रीन अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।